सीमापुरी में दुकानदारी का विवाद बना मौत की वजह, युवक की चाकू मारकर हत्या, पड़ोसी परिवार के 5 सदस्य गिरफ्तार। न्यू उस्मानपुर में गिरी फैक्ट्री की छत, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया दाखिल। न्यू कोंडली इलाके में सफाई के दौरान मिला प्राचीन शिवलिंग, स्थानीय महिलाएं कर रही हैं पूजा अर्चना, पास के मंदिर में सुरक्षित रखी गई आकृति। पूर्वी दिल्ली में पानी के बिल को लेकर लोगों में असमंजस, 10 से 20 हजार रुपए तक के पुराने बिल अब भी बाकी, लोगों को नई सरकार से बिल माफी या रियायत की उम्मीद। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पूर्वी जिला पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शादरा जिले के सीमापुरी इलाके की बांग्ला बस्ती में पैसे के लेन देन का मामूली विवाद खून खराबे में बदल गया। दुकान चलाने वाले 22 वर्षीय युवक नफीस की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। DCP प्रशांत गौतम के मुताबिक घटना की सूचना थाना सीमापुरी को शनिवार तड़के 12:14 पर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल नफीस को पहले ही GTB अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता मुजफ्फर, जो मृतक का बहनोई है, उसने बताया कि नफीस सीमापुरी में अपनी एक अस्थायी दुकान चलाता था। आरोप है कि दुकान पर लेन देन को लेकर पड़ोसी परिवार से उसका अक्सर विवाद होता रहता था। शुक्रवार रात भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। इसी दौरान पड़ोसी शेख इस्लाम ने नफीस पर स्क्रू ड्राइवर जैसे नुकीले औजार से पेट के बाईं ओर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से नफीस की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शेख इस्लाम, सोहेल, नजरुल उर्फ नादेम, सलमा बेगम और मामुनी के रूप में हुई है। थाना सीमापुरी में हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हत्या में प्रयुक्त औजार की बरामदगी और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो हमारी दुकान थी, परचून की दुकान थी, तो वो पास में वो सहेली स्मैक बेच रही थी। तो हमारे दुकान से परचून की दुकान है, रात को ज्यादा भीड़ होती है, तो किसी ने उनका वीडियो बनाया और वो उन्होंने वायरल कर दिया दिल्ली पुलिस में, कौन से ऐप में। तो वो सुबह से मेरे हस्बैंड को गाली दे रही है, सहेली और मामोनी और नाई हाईबुल और उसका हस्बैंड नदीम। वो नशा बेचने वाले ने किसी ने वीडियो बना के छोड़ दिया, तो वो मेरे हस्बैंड पे पैसे डाल रहे थे मुझ पे भी कि तुम लोगों की दुकान से हुआ, तुमने ही करा। हमने खूब मना करा, पूरा दिन कट गया, हम मना करते रहे, वो नहीं माने कि तुमने ही करा। दोपहरी में भी एक बार लड़ाई हुआ, हाथापाई हुआ वो लेडीज से, फिर सब शांत हो गया। हमारे बड़ों ने शांत करा दिया, हमने शांत कर दिया सब कुछ। फिर दोबारा रात को वही बात खोले, तो फिर दोनों में हाथापाई होने लगी। हमारा तो कोई नहीं था, उन्होंने पेचकस लेके नाक में डाल दिया कि तुमने वीडियो क्यों वायरल करा हमारा। हाँ, पकड़ा गया। हाँ, पब्लिक ने पकड़ के दिया पुलिस को उन्हें। यमुना पार के न्यू उस्मानपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक फैक्ट्री की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6 बजे न्यू उस्मानपुर इलाके में बड़ी मेंढू गांव में एक परिसर की छत गिरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि दुकानों के बाहर सामान रखने के लिए छोटे लोहे के स्टैंड बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई थी। 2 मजदूर मलबे में दबने से घायल हो गए, जिन्हें पहले ही सोशल ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइंस ले जाया गया। घायलों की पहचान ताजिम उम्र 25 साल और अकरम उम्र 25 साल के रूप में हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।
यमुना पार में मकान गिरने की लगातार ये तीसरी घटना है। इससे पहले 12 जुलाई को ही वेलकम इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 8 व्यक्ति घायल हो गए थे। इस घटना में मकान मालिक मतलूब, उनकी पत्नी राबिया, 2 बेटे जावेद और अब्दुल्ला की मौत हो गई थी। हादसे में 27 साल की जूबिया और उसकी 2 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। इससे पहले अप्रैल में दयालपुर में भी अवैध बिल्डिंग गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूर्वी दिल्ली के मकानों का सर्वे भी कराया गया, लेकिन खतरनाक बिल्डिंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पूर्वी दिल्ली के न्यू कौंडी इलाके में एक खाली प्लाट की सफाई के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये घटना श्रावण मास के दौरान हुई, जब भोलेनाथ की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाती है। ये प्लाट C5 ब्लॉक में था, जहां लोग कूड़ा फेंकते थे। बदबू की शिकायत पर पार्षद मुनीश देना ने सफाई का आदेश दिया। बुलडोजर से सफाई करते समय पहले एक सांप निकला, फिर एक पत्थर की आकृति दिखी जो शिवलिंग जैसी लग रही थी। पास में रहने वाले वकील खान नाम के व्यक्ति ने इसे देखा तो बुलडोजर से इस आकृति को नीचे रखवाया और उसकी साफ सफाई की। उन्होंने बताया कि यह आकृति शिवलिंग जैसी है। खबर फैलते ही लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और पूजा शुरू हो गई। मौके पर मौजूद महिला इसे भोलेनाथ का चमत्कार मान रही है और कह रही हैं कि श्रावण मास में शिवलिंग मिलना भगवान का आशीर्वाद है। स्थानीय लोगों की मांग है कि शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित किया जाए। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि अगर लोगों का सहयोग मिला तो वे खुद इसकी स्थापना करेंगी। फिलहाल यह आकृति पास के ही एक मंदिर में रखी गई है और पूरे इलाके में इसे लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। कल 4 से 5 के बीच यहाँ खुदाई हो रही थी। इसी के दौरान मिला, तो वो गड्ढा पेड़ बीचों के बीच मिला था। वो जैसे ही वो निकला, वो जैसे उसकी आकृति थी, देख के सबको ये लगा वो शिवलिंग ही है। और ये बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है कि वो शिवलिंग नहीं है। वो कोई नहीं कह सकता। आप भी खुद भी देखोगे, एक नजर में बोल दोगे कि वो शिवलिंग ही है, क्योंकि उस पर नाग का पूरा बना हुआ है। और वो क्या कहते हैं, स्पर्श करने से ही वो महसूस हो जाता है कि वो पत्थर है या शिवलिंग। तो हम तो यही मानते हैं कि वो शिवलिंग ही है। और जितनी भी फिर लोग थे, सब आके श्रद्धा से दूध, बेलपत्र, मिठाई, सब कुछ वो लोग जैसे जो प्रोसेस होता है, जो श्रद्धालु करते हैं। बस हम क्या, आप ना जितने भी हम लोग हैं, सब श्रद्धालु हैं, सब मतलब कोई भी अगर सावन के महीने में आपको ये चीज देखने को मिल रही है तो सच में ये चमत्कार से कम नहीं है। और अब तो हमारी इच्छा ये है कि आप कहीं भी जगा दें, लेकिन उनको जगा दें। क्योंकि सावन के महीने में किसी को अगर सांप भी दिख जाता तो उसकी पूजा होने लगती है। वो तो साक्षात एक शिवलिंग का ही आका, वो महादेव है। नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि मंदिर इसी जगह पे बने, लेकिन वो जो शिवलिंग निकली है उसको कहीं पे स्थापित किया जाए, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर जगह। साफ सफाई करने के दौरान जो है, पहले तो गंदी सारा सामान निकाला गया। उसके बाद जब मिट्टी की बारी आई तो मिट्टी में बुलडोजर की जो चल रहा था, सामान इसमें से मिट्टी निकाल रहा था, तो बुलडोजर का जो बॉक्स होता है, जो मिट्टी उठाते ही है, उस मिट्टी के दरमियान जो है वो एक शिवलिंग जैसा कुछ वो बुलडोजर मशीन में आ गया। तो उसको उठा के वो कूड़े वाले डिब्बे में डाल रहा था। पर मैंने देखा कि यार कुछ न है, ये मेरे को कुछ लगा, तो उसको मैंने कहा भाई इसको अंदर मत डालो, इसको नीचे करो। फिर नीचे करके जब उसको यहाँ पे पलटा गया तो भाई वो शिवलिंग था बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाके मैंने देखा हुआ कि ये शिवलिंग है, मेरे को पता था। पिछले काफी समय से लोगों के मन में पानी के बिलों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी दिल्ली के लोग इन दिनों पानी के बिल को लेकर काफी उलझन में हैं। कई लोग का कहना है कि उन्हें लंबे समय से पानी का बिल मिला ही नहीं, जिससे ये समझ नहीं आ रहा है कि कितना बिल आया है और कब भरना है। उनका कहना है कि जल विभाग को समय पर बिल भेजना चाहिए ताकि समय रहते बिल जमा कर सकें। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनके पुराने बिल 10,000 से 20,000 रुपए तक के हैं, जो अभी तक भरे नहीं गए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनके पुराने बिल माफ कर देगी या कोई राहत देगी। पहले की सरकार में भी कुछ लोगों के बिल माफ किए गए थे, इसलिए अब लोग नई सरकार से भी ऐसे ही उम्मीद लगाए बैठे। इस कारण से लोग बिल भरने से बच रहे हैं और साफ तौर पर किसी तरह की जानकारी या नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। जनता की मांग है कि जल विभाग जल्द से जल्द बिल भेजे और ये स्पष्ट करे कि पुराने बिलों पर क्या फैसला लिया जाएगा। वो पेंडिंग ही रहेंगे। ये तो कहाँ से जिसके घर में खाने के समय हिसाब किताब बिगड़े हैं, वो बिल कहाँ से भरेगा? लोगों ने क्यों नहीं भरे? मैम कहते ना एज ए चक्रवर्ती ब्याज कहते भर देंगे और पहले 1000 का बिल आया, 1000 के बाद 3000, 3000 बाद 7000, 10,000
और बढ़ते जा रहे हैं। 10,000 12,000 20,000 25,000 बिल कहाँ से भर देगा, क्योंकि आजकल ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लोगों की इतनी। पहले हमारे बिल आते थे, पहले जीरो आते थे, और अब हमारे बिल आते ही नहीं है। ना बिल आता ना कोई मैसेज आता, तो ये नहीं पता कि बिल कितना आ रहा है, ये हमें नहीं मालूम। और आएगा तो कितना लग जाएगा वो भी नहीं मालूम हमें। हाँ, वो ऑलरेडी भर दिए गए, क्योंकि उसमें जो ज्यादा लग गया थे वो नहीं भर पाए हम लोग, और जो कम थे वो और पहले जीरो ही आते थे। पहले स्कीम निकाल रहे थे ना, ये पानी की स्कीम निकाल रहे थे, तो फिर वो स्कीम निकली नहीं कि हम छूट देंगे पानी के ऊपर, तो इस वजह से भी हम ढीले पड़ गए, भाई ये छूट देंगे हमें, तो इस वजह से भी नहीं भरा हमने कुछ। अब नहीं आ रहा पानी का बिल, सरकार ने बहुत कुछ कर चुके हैं। पहले तो 20-25 हज़ार रुपये आता था, अब नहीं आ रहा, पर वो वाला हमने नहीं भरा। उसके पीछे ये था कि उन्होंने माफ़ कर दिया। पूर्व जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। AATS ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मास्टर चाबियों से दिल्ली और आसपास के इलाकों से लग्जरी गाड़ियां चुराता था। इस गिरोह का मुख्य आरोपी अशरफ सुल्तान गाजी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है, जो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि वह चुराई गई गाड़ियों को नकली नंबर प्लेट लगाकर मेरठ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कोलकाता जैसे राज्यों में बेचता था। पूछताछ में अशरफ ने बताया कि चोरी की गाड़ियां वह इरशाद उर्फ बाबा नाम के व्यक्ति को बेचता था, जो बिलासपुर में बाबा गैराज नाम से गैराज चलाता था। पुलिस ने वहां छापा मारकर चोरी की कार और बाकी वाहन के इंजन बरामद किए। इसके अलावा गाजियाबाद में एक और छापेमारी के दौरान 2 और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां जब्त की गई और 5 वाहन चोरी के मामले सुलझाए गए। गिरोह मास्टर चाबियां, नकली नंबर प्लेट और गैरकानूनी गैराजों की मदद से अपने काम को अंजाम देता था। आरोपी छोटे शहरों में इन गाड़ियों को बेचते थे, जहां गाड़ियों की सही पहचान करना मुश्किल होता। GD गोयनका स्कूल की 11वीं कक्षा के छात्रों ने आज CCN डिजिटल न्यूज चैनल में विजिट किया। ये सभी छात्र मास मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं और इस विजिट का मकसद न्यूज चैनल के काम को नजदीक से देखना और समझना था। इस दौरान छात्रों को बताया गया कि एक न्यूज चैनल कैसे काम करता है, खबरें कैसे बनाई जाती हैं, एडिटिंग से लेकर एंकरिंग तक की प्रक्रिया क्या होती है और खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। जब कुछ छात्रों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि न्यूज चैनल के अंदर काम कैसे होता है। CCN चैनल में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो उनके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। छात्रों के साथ आई उनकी टीचर शिखा मग्गू ने भी चैनल का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह की विजिट से छात्रों को वास्तविक अनुभव मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर की दिशा स्पष्ट होती है। इट वॉज़ प्रिटी नाइस कि CCR न्यूज़ ने मतलब सपोर्ट किया हमें, प्लस इट वुड रियली हेल्प इन द फ्यूचर कि हमें जानकारी मिली हाउ मास मीडिया वर्क्स, न्यूज़ चैनल्स कैसे वर्क करते हैं। सो वही आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? इट वॉज़ प्रिटी नाइस, डिटेल्स में चीज़ मिली हम लोगों को कि कैसे कैसे क्या काम होता है, तो इट वॉज़ प्रिटी नाइस, सही था, एटलीस्ट नॉलेजेबल था, दैट्स ऑल। पे आके बहुत अच्छा लगा, लाइक यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था एंड मज़ा आया कि न्यूज़ कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है, एक्सपोजर मिला न्यूज़ का। एंकर्स, हाँ, रिपोर्टर्स, एडिटर्स, मेरे को तो एडिटिंग का है, मेरे को एडिटिंग हाँ पसंद है। वैसे तो सब कोई काम अच्छा था। मीडिया लाइन से रिलेटेड तो ये नहीं, बट मेरे को ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला, जैसे कि कितने लोगों का होना ज़रूरी है, कहाँ से आप सोर्सेस इकट्ठा करते हो, न्यूज़ कैसे बनती है प्रॉपर, और कैसे जाके आगे फिर हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं ताकि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। मैम बहुत अच्छा रहा, मतलब लाइक दिखा कि न्यूज़ सिर्फ एक ही से नहीं बनती, लाइक बहुत सारे पूरी टीम की ज़रूरत होती है। और मैम बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। कुछ सीखा आपने, कुछ खास हाँ मैम, जो नया था? यस मैम कंपाइलेशन सीखी कि बहुत सारी फाइल्स होती है फिर एक बनती है। बहुत अच्छा था, मैंने आके बहुत कुछ अच्छा सीखा, मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी एंड ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाँ, मुझे लगता था कि मतलब वो लोग एक बार में कैसे सब बोल लेते हैं, बट देन आज मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, मतलब
मैं दिलबर सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अलाउ किया, बच्चों को यहाँ पे एक्सपोजर दिया। रियली थैंक यू सर फॉर दैट। एंड यहाँ का स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बच्चों को इतना एक्सपोजर दिया, इनको शायद ये भी नहीं पता था कि न्यूज़ टीवी पे आती कैसे है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस CCN, दे आर सो सपोर्टिव एंड दे आर वेरी नाइस न्यूज़ चैनल। मैं छोटी सी थी, मैं न्यूज़ चैनल तब से CCN ही देखती हूँ एंड इट्स रियली नाइस चैनल, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो। इन दिनों पूर्व दिल्ली में कार चोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों के लिए कार चुराना अब पहले से भी कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। जब कारें कई दिनों तक एक ही जगह खड़ी रहती हैं या सुनसान इलाकों में होती हैं तो चोर मौके का फायदा उठाकर उन्हें चुरा लेते हैं। कार मालिकों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही इस बढ़ती चोरी की बड़ी वजह है। लोगों की मांग है कि अंधेरे और सुनसान वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था की जाए। कई बार लोग मजबूरी में अपनी गाड़ी जहां तहां खड़ी कर देते हैं, जिससे चोरों को चोरी करने का मौका मिल जाता है। चोर इन कारों को बेचने की बजाय उनके पार्ट्स अलग अलग करके बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। लोगों का मानना है कि जब तक प्रशासन, पुलिस और आम लोग सतर्क नहीं होते तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मिलकर अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। बहुत बढ़ रहा है जी, बहुत कारें चोरी हो रही है, बहुत चोर बहुत ज्यादा लग गए। मीटर मोटर चुरा रहे हैं, कोई साइकिल चुरा रहे हैं, किसी बच्चे की साइकिल खड़ी है उसे भी ले जाते हैं, उठाते। कार चोरी के मामले यही है, गाड़ी टो हो जाए तो ना टो नहीं हो, काफी दिन की खड़ी हुई है तो उनके कुछ ना कुछ खोले ले जाते, टायर ले गए, नजर में आ जाती तो बच जाती है, नहीं तो कोई ना कोई उड़ा ले ही जाता। मैडम सबसे पहले ये है कि जितने भी CCTV कैमरे लगे पड़े हैं उसकी बिल्कुल चलते ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दिल्ली सरकार की तरफ से लगे? हाँ, दिल्ली सरकार से लगे हैं। अभी पीछे हमारे घर के बाहर से मोटर चोरी हो गई, पानी के मीटर चोरी हो गए, बाइक चोरी हो गई। हम गए CCTV वाले उस वाले के पास, वो कहते भैया चल ही नहीं रहे तो हम क्या देखें। अब सबसे पहले मुद्दा ये है, वजह यही है कि मतलब कि दिल्ली पुलिस में हल्का काम है। अगर जितने जल्दी हो सके बंदे को पकड़े जाए, जो गिरोह है उसको पकड़ा जाए तो ये काम जल्दी इतना हो ना। ये दिल्ली पुलिस की इसमें है कि इसको जल्दी से जल्द लापरवाही समझ लो, अगर जल्द से जल्द इसको कार्रवाई की जाए, इसको हैंडल किया जाए, बंदों को पकड़ा जाए तो ये मामले कम हो सकते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ा रोल दिल्ली पुलिस का है इसमें। आम आदमी पार्टी तो हाँ, वजह ये वाली है कि देखो जो कार चोरी के मामले हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि आजकल कार चुराना बहुत ईजी हो चुका है। फिर उसकी रिकवरी भी नहीं है। अगर कार उसके अंदर भी आ जाए कैमरे में तब भी उसकी रिकवरी नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले सीधा ये बोलते हैं जी मिलेगी तो बुला लेंगे हम आपको। तो बहुत इजी है कार चोरी करना। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जिनके पास कार है उसको खुद उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर आप कार खरीदते हो सड़क पे खड़ी करने की वजह से अपनी पार्किंग में खड़ी कीजिए, क्योंकि कार चोरी होना आसान है पर मिलना बड़ा मुश्किल है। जहाँ चोरी होती है वहाँ के कैमरे बंद होते हैं, ये तो पुलिस देखती नहीं। तो पहले कैमरों पर सख्ती होना चाहिए, फिर वहाँ के जो गली मोहल्ले वाले हम जैसे लोग हैं हमें भी जागरूक होना चाहिए। सारा काम पुलिस नहीं करेगी, पब्लिक को भी जागरूकता दिखाना चाहिए। गलियों में जो 6-6 महीने से कारें खड़ी हुई जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, क्यों रास्ता रोके में चोर क्यों नहीं चलाएगा। और बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जहां चोर कार नहीं चला रहा है, कार में बैठ के अपना काम चला रहा है, आसपास एरिया में चोरी कर रही है और कार में बैठा होता है चुपचाप अंधेरे में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा से भारी मात्रा में शराब दिल्ली ला रहा था। आरोपी के कब्जे से 21 कार्टन यानी कुल 1050 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई, जिन पर हरियाणा में बिक्री हेतु अंकित था। शराब की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार को भी जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई पूर्वी रेंज 2 क्राइम ब्रांच कृष्णनगर की टीम द्वारा की गई। टीम को सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध शराब लाई जा रही। सूचना के आधार पर आली गांव के पास घेराबंदी की गई और संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी में कार से हरियाणा मार्ग का 21 कार्टन शराब बरामद हुई और चालक को मौके से ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कालूराम सांसी के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है और इस समय दिल्ली के आली गांव में रह रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि ये शराब वह फरीदाबाद से अपने मालिक देवेंद्र के कहने पर ला रहा था, जिसे दिल्ली में डिलीवर करना था। देवेंद्र से उसकी मुलाकात 2-3 साल पहले हुई थी, जिसने उसे शराब सप्लाई के जरिए जल्दी पैसा कमाने का लालच दिया था। तभी से वह हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में शराब पहुंचाने का काम कर रहा था। कालूराम पहले भी अवैध शराब तस्करी के मामलों में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर तस्करी के इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है।
रोहतास नगर विधानसभा की लालबाग झुग्गी कॉलोनी में इन दिनों दहशत का माहौल है। इस झुग्गी बस्ती को 31 जुलाई के बाद बुलडोजर चलाकर हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। झुग्गी के प्रधान ने बताया कि उन्होंने इस विषय पर इलाके के विधायक और एमपी से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी इस जमीन पर अनऑथोराइज तरीके से कुछ भी पाया गया तो हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 40 साल से रेलवे डिपार्टमेंट को अपनी ज़मीन के बारे में याद नहीं आई। जैसे ही सरकार बदली तो उसके बाद से ही इन्होंने अपनी ज़मीन के लिए नोटिस भी चिपकाने शुरू कर दिए। वही नोटिस में लिखा है कि आप जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें, अन्यथा हम 31 जुलाई के बाद यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, जिसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। लोगों ने बताया कि वे यहाँ पर पिछले 40 सालों से रह रहे हैं, इतने कम समय में कहाँ जाएं और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा कैसे होगी और इतनी जल्दी किराए के लिए भी कोई मकान नहीं मिल रहा है। इस कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल विभाग से उचित समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर लाल बाग झुग्गी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो झुग्गी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके घर के बाहर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है रेलवे की तरफ से। उसमें लिखा है ये रेल विभाग की भूमि है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जा करने कानूनी अपराध है, इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गी अतिक्रमण को 31 जुलाई से पहले हटा लें, अन्यथा रेल विभाग द्वारा आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके दौरान हुई हानि की रेल के विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस तरीके के जो चेतावनी बड़े पोस्टर जो है इस पूरी झुग्गियों में लगाए गए हैं। स्थानीय वो विधायक हैं, उनसे भी संपर्क में है, हमारे जो सांसद उनके संपर्क में है। हमारा जो झुग्गी वालों कहना है कि जो अब तक चला आया है कि जहाँ भी तोड़फोड़ होती है तो पहले सर्वे होती है, तो पहले सर्वे करें उसके बाद तोड़ दो, कोई बात नहीं है, तो सर्वे होना चाहिए। दोबारा मेरी को तबीयत खराब है, वो भाई वो बोल लूँगे। अच्छा, उस लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन अलग से जो है कल सुबह 10 बजे के समथिंग किसी ने रेलवे कर्मचारी ने लिस्ट लगा के चले गए वहाँ। ऐसे कितने घर होंगे जो यहाँ पर झुग्गियों के जो है पोस्टर लगाए गए हैं? क्या पूरी की पूरी झुग्गियों के घर के बाहर पोस्टर लगाएंगे या कि एक आध जगह ही लगाए गए हैं? यहाँ पे 3 झुग्गियाँ हैं, तो तीनों झुग्गियाँ में जो है पोस्टर लगा हुआ है। न तो इसमें कुछ प्रशासन कह रहा है, न तो कोई नेता कह रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गरीबी को हटाने के लिए अब झुग्गी ही साफ करनी पड़ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ से स्कूल जाते थे, लेकिन अब इनकी जो माँ हैं उनका ये कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी एजुकेशन होगी, किस तरीके से यहाँ पर दिनचर्या होगा। अब इनके मन में अभी भी संशय है कि 31 जुलाई के बाद जो है यहाँ का जो दृश्य होगा वो कैसा होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी इनके मन में एक आशा है कि ये झुग्गी ना तोड़ी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कुछ गिने चुने इलाकों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर गंदगी का बुरा हाल है। कहीं गलियों में कूड़ा समय पर नहीं उठाया जाता तो कहीं नालों की सफाई नहीं होती। बदबू, गंदगी और मच्छरों की भरमार से लोग परेशान हैं। गीता कॉलोनी के ताज एन्क्लेव के पास बने कूड़े घर की हालत भी बेहद ख़राब है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ आने जाने वाले लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने के बजाय सड़क पर ही फेंक कर चले जाते हैं। पास में ही एक नाला भी है जिसकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई है। नाले का गंदा पानी और एक कूड़ा एक साथ जमा होकर बदबू और मच्छर पैदा करता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन ना तो कूड़ा घर बंद किया गया और ना ही कूड़ा डालना रुका। इस लापरवाही का असर ये है कि इलाके में कई तरह की बीमारियां फैलने लगी हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस जगह की सफाई की जाए, नाले की मरम्मत कराई जाए और कूड़ा फेंकने की व्यवस्था को सही किया जाए ताकि लोग चैन से रह सकें। 3-4 साल से ऐसे कूड़ा भरा रहता है, आते हैं जब भी थोड़ा सा उठाते हैं फिर ऐसे कैसे रह जाता है जी। बहुत पूरी बदबू रहती है, हर समय जाम लगा रहता है इसी वजह से। तो कभी शिकायतें नहीं की आपको? कितनी बार करी है, वीडियो भी कितनी बार बना के करेंगे फिर वैसे का वैसे हो जाता है जी। तो बीमारियों का पूरा बुरा हाल हुआ पड़ा जी यहाँ। समय है। हाँ, पानी भर जाता है बिल्कुल,
सारे मच्छर पैदा होते हैं। कूड़ादान वहाँ पे बना हुआ है और यहाँ सामने आके डालते हैं, मना करते हैं तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सामने से कट्टी खाना बना हुआ जो भी है, यहाँ पे आके वो गिरते हैं तो बहुत स्मेल आती है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता और नहीं यहाँ पे कोई खाने पीने का कुछ कोई लगा सकता है। 5 ब्लॉक की जगह है बैक साइड गीता कॉलोनी। गंदगी कितनी रहती है? बहुत ज़्यादा गंदगी हर वक्त कैसे रहता है? हर वक्त ऐसा ही रहता मैम। परेशानी क्या क्या होती है ऐसे? बहुत मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा निकलने में दिक्कत है, बदबू आती है, खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। बरसात का है तो यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, पानी आता है, बहुत बुरा हाल है। बाकी यहाँ तो जब से देख रहे हैं ना, हमारा जन्म दिल्ली का ही है, ये शुरू से ऐसे ही है। जब से आए हैं, जब से हम आए इधर कूड़ेदान में यही रगड़ा, इधर बड़ा कूड़ादाना, कूड़े वाले कूड़ा नहीं उठा के लेके जाते। प्रॉब्लम कितनी होती है जो लोग यहाँ रहते हैं आसपास? यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। ये पीछे घर है, रोज सुबह गाड़ी आती है, गाड़ी वाला एकदम गाड़ी लेकर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय यानी आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में आयोजित कार्यशाला में पहुंची, जहां पर उन्होंने पहुंचकर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि देश का हर एक मतदाता अपने पैसों की फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता। वह चाहते हैं कि देश में 2 वर्ष के बाद होने वाले चुनावों से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन देश में कराया जाए। साथ ही रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कभी सांसद तो कभी निगम पार्षदों के चुनावों का बोझ देश उठा रहा है, जो अब नहीं सहा जा सकता। पिछले 6 वर्षों में 3 बार चुनाव हो चुके हैं। इसे देखते हुए देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। अब आप लोग चुनाव लड़ते हैं वकीलों वाले, बार काउंसिल के, तो प्रेसिडेंट किसी को देता, पूरे पैनल को वोट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। वो जो आपका दोस्त भी होता है वो भी एक निकाल लेता है, यार ये तो मेरा ना थोड़ा सा रिश्तेदारी है, इसको देना जरूरी है। तो व्यक्ति अपनी सोच के साथ में, अपनी सुविधा के साथ वोट डालता है, वो इस तरीके से नहीं डालता कि ले थप्पा पूरे पे लगा दो। तो जो समझदार नागरिक है, वोटर है, उसकी समझ पे छोड़ना होगा। परंतु इसका घाटा कि बार बार चुनाव करवा के देश के लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद करें, आज अफोर्ड नहीं कर सकता भारत इन खर्चों को। आज जहां देश में अभी भी करोड़ों घरों तक नल के माध्यम से पानी जाना बाकी है, आज भी सड़कें बनना बाकी है, आज भी देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना बाकी है, शिक्षा के नए नए आयाम पे पहुंचना बाकी है, आपका मेडिकल से लेके हर जरूरत जनता की पूरी करना बाकी है। तो ऐसे में ये बेजरूरत का खर्चा जो केवल और केवल नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की ईगो को सेटिस्फाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है। और मैं बधाई देती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कम से कम इस प्रकार का विचार अपने अंदर रखते हैं देश हित में। वो सच्चे गार्जियन है भारत के, जो भारत के हित में क्या होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के वो सोचते हैं और वही काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने सुनील बंसल जी जैसे इफेक्टिव व्यक्ति को, जो भी उनको आज तक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने उसमें अपनी बहुत ही गहरी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।